हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आने वाली जो 16 फरवरी है, इस 16 फरवरी को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो 16 फरवरी को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शुरू की गई। यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि एमपीपीएससी का जो भी कंप्लीट सिलेबस है उसे हम एमसीक्यू के माध्यम से साथ में डिटेल्ड डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करेंगे। पर कुछ टॉपिक होते हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव की बजाय अगर थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करें ना, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसडीजी इन मध्य प्रदेश। अगर बात करें तो सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की आखिर मध्य प्रदेश में क्या प्रगति है, उससे संबंधित आज की ये क्लास होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो ये है, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर 8319618002 इस नंबर पर कॉल करके खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए पर आपको मिलने वाली, तो देख सकते हैं आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे खास बात अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर जो भी क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं वो रेलेवेंट टू द एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है। दूसरी बात, यहां पर जो क्वेश्चंस हैं, जो सिलेबस है उसे यूनिट वाइज कवर किया गया है। फिर बाद में आपको एफएलटी टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट और साथ में सी सेट के भी पेपर हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, जो कि आगे आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। देखिए, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो ये है कि राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो बार कोड का उपयोग करके या तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी सर्च करके भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, जो भी क्लासेज होंगी, जो भी मॉक टेस्ट होंगे, जो भी डेली क्विज होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कशन होगा, वो सब कुछ इसी एप्लीकेशन पर होने वाला है, ठीक है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है। यहां पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब आज की क्लास को शुरू किया जाए। और सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। इस चीज को समझने के लिए ना हमें एक एक करके डिटेल से चीजों को समझना होगा। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं या सतत विकास लक्ष्य क्या है, तब तो हम उसकी प्रोग्रेस मध्य प्रदेश में बता पाएंगे। बातें क्लियर है क्या? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझें उसके पहले हमें एक कमीशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, एक कमीशन का गठन किया गया, ब्रेंट लैंड कमीशन। लैंड कमीशन एक कमीशन था, एक आयोग का गठन किया गया, ब्रेंट लैंड कमीशन। और कब किया गया लिखेंगे 1983। इस कमीशन का उद्देश्य क्या था? इस कमीशन का उद्देश्य क्या था? बायोडायवर्सिटी। इस कमीशन का उद्देश्य क्या था? बायोडायवर्सिटी और साथ में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण सुरक्षा, इस कमीशन का उद्देश्य था। इसी कमीशन ने एक डेफिनेशन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की क्या डेफिनेशन दी कि आप जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं? टू फिलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट। वर्तमान में जो भी आपकी जरूरतें हैं उसके लिए आप, ठीक है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपका डेवलपमेंट है, वो सब काम आप कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान में रखना है कि जो भी आपका डेवलपमेंट प्रोसेस हो उससे फ्यूचर जनरेशन की डिमांड पर कोई भी असर ना पड़े, ऐसा इस कमीशन की रिपोर्ट में बोला गया, ठीक है ना। तो एज इट इज लिखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे बोलते हैं? डेवलपमेंट साथ में लिखते चलेंगे, फुलफिल डेवलपमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ
प्रेजेंट नीड्स जो भी आपकी वर्तमान की जरूरतें हैं, डज नॉट प्रेजेंट ऑफ फुलफिल नीड्स, यहां पर लिख सकते हैं विदाउट compromising the needs of future generation। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इस डेफिनेशन का कहने का मतलब ये है कि अभी मान के चलिए हमें एनर्जी की बहुत जरूरत है, एनर्जी मतलब ऊर्जा का, और हमने कोयले का इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया ना कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो कोयले को पहचान ही नहीं रही है। मतलब पूरी तरह से हमने कोयले को क्या कर दिया, एग्जॉस्ट खत्म कर दिया। तो ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगेंस्ट में है। दिस इज अगेंस्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की जो जनरेशन है वो कोयले को एक्सप्लॉइट या कोयले का उपयोग तो कर ही नहीं पाएगी। बात समझ में आई क्या? तो एसडीजी क्या बात बोल रहे हैं, यहां पर दो चीजें आपको याद रखना है कि आपको वर्तमान की जो भी जरूरतें हैं, जो आपकी वर्तमान या प्रेजेंट नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप जो भी मटेरियल्स, जो भी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके फ्यूचर जनरेशन पर कोई भी असर ना पड़े। बातें क्लियर है क्या सभी को? तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? ब्रंटलैंड कमीशन। यहां तक चीजें क्लियर है क्या सभी को? इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब देखेंगे ध्यान से, अगर आप इसी ब्रंटलैंड कमीशन के कहने पर ही या इसी के सजेशन पर ही, रिकमेंडेशन पर ही 1992 में अर्थ समिट या इसी को बोलते हैं रियो कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? रियो कॉन्फ्रेंस। रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राजील में, वहां पर 1992 में अर्थ समिट का आयोजन हुआ, ठीक है ना। अब अर्थ समिट जो हुई वो किसका रिजल्ट माना जाता है? ब्रंटलैंड कमीशन का, ठीक है ना, ब्रंटलैंड कमीशन का। अब देखिए अर्थ समिट में आपको दो चीजें याद में रखना है। यूनाइटेड नेशन ने एक बात बोली कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन पर विचार किया गया कि हाँ भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और विश्व के जितने भी प्रतिभागी देश हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनको अपने देश में जो भी डेवलपमेंट करना है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग। और यहां पर जो डेफिनेशन ब्रंटलैंड कमीशन में दी गई थी उसी डेफिनेशन को यूनाइटेड नेशन ने अपनाया, ठीक है। दूसरी बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 या एक्शन प्लान भी दिए गए। एजेंडा 21 का उद्देश्य 2002 तक रखा गया कि मतलब 2002 में, ठीक है, या 2002 तक जो सभी देश हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रखेंगे या उनका तरीका किस तरीके से होगा, वो सब कुछ कहां पर एडॉप्ट किया गया? एजेंडा 21 में। बातें क्लियर है क्या सभी को? तो देखिए पूरे विश्व में अगर बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट आया वो कहां पर आया? अर्थ समिट में आया। कहां पर आया? अर्थ समिट में आया। कहां पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। क्या बातें क्लियर है? और इसी को हम बोलते हैं रियो समिट या इसी को बोलते हैं अर्थ समिट। अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़े। यहां तक चीजें क्लियर है? दो चीजें आपको दिमाग में रखना है। सर सबसे पहली बार एसडीजी की डेफिनेशन किसने दिया था? ब्रंटलैंड कमीशन। इसी कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1992 में रियो समिट का आयोजन हुआ, जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए एजेंडा 21 को अपनाया गया। बातें क्लियर है क्या? एजेंडा 21 को अपनाया गया। क्लियर है क्या सभी को? चलिए अब देखिए एजेंडा 21 1992 की बात है। अब बात करते हैं वर्ष 2002 की। वर्ष 2002 में जो भी हमने एजेंडा 21 एडॉप्ट करने के लिए बोला था, हमने मतलब यूनाइटेड नेशन ने, तो उसकी समीक्षा के लिए, एनालिसिस के लिए जोहान्सबर्ग में वर्ष 2002 में समिट या आयोजन किया गया, सम्मेलन किया गया, और इसे हम क्या बोलते हैं? रियो प्लस 10। अब देखिए रियो 1992 में हुआ था, तो रियो प्लस 10 भी बोलते हैं किसको? जोहान्सबर्ग सम्मेलन को, ठीक है ना। जोहान्सबर्ग सम्मेलन में दो चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले इस चीज को नोट करेंगे,
जोहान्सबर्ग समिट या जोहान्सबर्ग समिट में एमडीजी की बात की गई। एमडीजी, अब ये एमडीजी क्या है, फुल फॉर्म लिखेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अभी तक नहीं आए, ठीक है ना। पर्यावरण या बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए एमडीजी या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एक्सेप्ट किए गए, ठीक है ना, एडॉप्ट किए गए। और ये लक्ष्य रखा गया कब तक, लिखेंगे 2015 तक। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टोटल कितने थे, आप लिखेंगे 8। कितने थे, 8। तो आप बताएंगे सर कि अर्थ समिट में जो भी एजेंडा 21 का एक्शन प्लान एडॉप्ट किया गया था, उसके एनालिसिस के लिए, समीक्षा के लिए जोहान्सबर्ग समिट साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई। वहां पर एजेंडा 21 की जगह पर एमडीजी एडॉप्ट किया गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये कितने थे, टोटल 8। और इन्हें कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, 2015 तक। बातें क्लियर है क्या सभी को? अब देखिए, ये बात होती है रियो +20, रियो +20 समिट हुई कहां पर, फिर से रियो डी जेनेरियो में हुई। और कब हुई, लिखेंगे 2012। क्यों? क्योंकि 1992 में रियो समझौता हुआ था, रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उसके 20 साल बाद 2012 में फिर से रियो में ही क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस या एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। और यहां पर दो चीजें आपको याद रखना है कि एमडीजी की जगह पर एसडीजी को अपनाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। हालांकि जो एसडीजी हैं 2012 में तो ये पेश किया गया था, बट फॉर्मुलेशन कब हुआ था, 2015 में। कब हुआ था, 2015 में। पर ये रिजल्ट किसका माना जाता है, रियो +20। तो आपसे कोई पूछेगा यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस सम्मेलन में अपनाया था, आप बताएंगे सर वर्ष 2012 में जो रियो +20 सम्मेलन हुआ था। बातें क्लियर है क्या सभी को? चलिए, अब दूसरी चीज आपको देखना है, पेज। एक एक्शन प्लान यहां पर भी अपनाया गया था, पेज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेज का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्शन फॉर ग्रीन इकोनॉमी। और दूसरी चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने थे, 17। और कब तक का टारगेट रखा गया है, आप बताएंगे सर 2030 तक। ये सभी चीजें आपको नोट करना है। देखिए, इंपॉर्टेंट सब कुछ है यहां पर, हर कुछ एग्जाम में पूछने लायक है। सर ब्रंडलैंड कमीशन का संबंध किससे है, सब आप बताएंगे सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। इन्होंने क्या बात बोली सर, बायोडायवर्सिटी और साथ में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात बोली, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या सभी को? और इन्होंने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की डेफिनेशन भी दी कि आपको वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास तो करना है, लेकिन उस विकास के दौरान जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, उनका इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन की नीड पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। बातें क्लियर है क्या सभी को? चलिए, इंपॉर्टेंट है पेज का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पार्टनरशिप एक्शन फॉर ग्रीन इकोनॉमी। क्लियर है क्या सभी को? यहां तक अगर किसी का कोई डाउट होता है, कोई भी प्रश्न होता है, तो पूछ सकते हैं कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एजेंडा 21 की बात की गई, फिर उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई, फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई, ठीक है ना। तो किस सम्मेलन में क्या फैसले लिए गए, एग्जाम में वो पूछने लायक रहता है, हमेशा क्वेश्चन में वही पूछा जाता है, ठीक है। बातें क्लियर है क्या सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब आपको देखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिर वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से, उनको याद भी करना है। और उनकी जो नंबरिंग है ना, वो एज इट इज होना चाहिए। मतलब आपको अपने से कुछ नहीं करना, ठीक है ना, आपको अपने से कुछ भी नहीं करना। जैसे देख सकते हैं यहां पर जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो है पावर्टी या जीरो पावर्टी। क्या बोलते हैं? जीरो पावर्टी, नो पावर्टी, ठीक है ना। दूसरा हंगर, जीरो हंगर। तीसरी अगर बात करेंगे गुड हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य कंडीशन होना चाहिए। अगर बात करेंगे चौथे में क्वालिटी एजुकेशन, पांचवें में जेंडर इक्वलिटी, छठवें में कौन सा है हमारा? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अगर बात करेंगे सेवंथ अफोर्डेबल एंड
क्लीन एनर्जी। अगर बात करेंगे 8th डिसेंट वर्किंग कंडीशन, 9th में इंडस्ट्री एंड इनोवेशन। अगर 10th की बात करेंगे रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, समाज में जो असमानता है उसे हमें कम करना है, सस्टेनेबल सिटीज, ठीक है ना, गोल नंबर 11 है। अगर बात करेंगे रिस्पॉन्स कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कौन सा है, गोल नंबर 12। अगर बात करेंगे क्लाइमेट एक्शन, कौन सा है, गोल नंबर 13। अगर बात करेंगे लाइफ बिलो वाटर, गोल नंबर 14। गोल नंबर 15 क्या है, लाइफ ऑन द लैंड। फिर 16 और 17 ये बोलते हैं इंटरनेशनल पीस को बना के रखना है, और 17 क्या बात बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये जो एसडीजी है वो सबकी सहभागिता से ही पूरे होंगे, ठीक है ना। तो ये एज इट इज आपको याद रखना है, ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एज इट इज आपको याद रखना है, इसमें कोई भी इधर उधर नहीं करना, ठीक है ना। फिर अभी हम डिटेल से समझेंगे, फिलहाल इस चीज को सभी लोग नोट करेंगे। देखिए जो शुरू के साथ हैं, जो शुरू के साथ हैं इन्हें बोला जाता है सोशल गोल्स। क्या बोला जाता है, सोशल, कि सबसे पहले गरीबी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, असमानता नहीं होगी, और क्लीन वाटर और क्लीन एनर्जी की बात की गई। क्या बातें क्लियर हैं, क्लीन वाटर और क्लीन एनर्जी की बात की गई। तो शुरू के जो 7 हैं वो सामाजिक उद्देश्य है या सोशल गोल्स बोलते हैं। बाद में अगर देखेंगे डिसेंट वर्किंग कंडीशन है, इंडस्ट्री इनोवेशन है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हैं, रिस्पॉन्स कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। तो ये कहलाते हैं इंडस्ट्रियल गोल्स। क्या कहलाते हैं, इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक गोल्स। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक गोल्स। और अगर बात करेंगे जो हमारे बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल गोल्स हैं, वो क्लाइमेट एक्शन है, लाइफ बिलो वाटर है, और लाइफ ऑन द लैंड्स है। ये 3 हमारे इन्वायरमेंटल गोल्स हैं, पर्यावरणीय उद्देश्य हैं। अगर बात करेंगे 16 और 17, इन्हें बोलते हैं लिबरल ऑब्जेक्टिव या लिबरल गोल्स, कि हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बना के रखना है। और दूसरा, ये जो 17 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये पार्टनरशिप के बिना पॉसिबल नहीं है। तो सभी देशों की सहभागिता भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो सभी लोग साथ में पहले नोट करेंगे ये 17 गोल्स। चलिए, और एक चीज आपको याद रखना है, ये जितने भी 17 गोल्स हैं इन्हें कब तक पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है, आप बताएंगे सर 2030। इंपॉर्टेंट है 2030, ठीक है। चलिए, अब कुछ चीजें जो आपको नोट करना है। सबसे पहले इतनी चीजें लिख लिया आप लोगों ने। अब चूंकि भारत भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, भारत ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। मतलब भारत भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए क्या है, बाध्य है, ठीक है ना। तो भारत में बहुत से राज्य हैं, ठीक है ना। भारत में अगर बात करेंगे कि एसडीजी के इंडेक्स की, वो किस बेसिस पर होती है, स्कोर होता है, ठीक है ना। एसडीजी का एक स्कोर होता है, वो चीजें साथ में आप नोट करेंगे। अब अगर भारत में बात करेंगे एसडीजी इन इंडिया, एक एक करके चीजों को समझेंगे ना तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब तो हम पहुंच पाएंगे ना। पहले हमने देखा एसडीजी की आखिर ओरिजिन कहां से हुई, फिर अब हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया क्या स्टेटस है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो एसडीजी इन अगर इंडिया की बात करेंगे तो जो रैंकिंग होती है वो 4 तरीके से होती है। एक को बोलते हैं एस्पिरेंट, एक को बोलते हैं एस्पिरेंट्स, दूसरे को बोलते हैं परफॉर्मर, तीसरे को बोलते हैं फ्रंट रनर, और चौथे को बोलते हैं अचीवर। क्या बोलते हैं, अचीवर। एस्पिरेंट का मतलब होता है अगर स्कोर 0 से लेके 49 तक है। परफॉर्मर बोलते हैं अगर स्कोर 49 से लेके 64 तक है। फ्रंट रनर बोलते हैं अगर स्कोर 65 से लेके 99 तक है, और अगर स्कोर 100 है तो आप बोलेंगे दिस इज अचीवर। तो भारत में जो एसडीजी है, एसडीजी से रिलेटेड इंडेक्स है, एसडीजी से रिलेटेड जो इंडेक्स है
जो सूचकांक है वो कौन पब्लिश करेगा, कौन पब्लिश करता है, लिखेंगे नीति आयोग। और नीति आयोग अपना अपना एक स्कोर देती है, परफॉर्मेंस, जितने भी 17 गोल्स हैं उन पर क्या परफॉर्मेंस है राज्यों की, उसके आधार पर स्कोर होता है। तो अगर मान के चलिए स्कोर 0 से लेके 49 के बीच में है, मतलब वो राज्य एस्पिरेंट श्रेणी में आएगा। अगर 49 से लेके 64 तक है तो परफॉर्मर श्रेणी में आएगा। और अगर स्कोर 65 से लेके 99 है तो फ्रंट रनर की श्रेणी में आएगा। अगर 100 है, 100 आउट ऑफ 100 है, मतलब वो जो राज्य है वो अचीवर कहलाएगा। बात क्लियर है क्या सभी को? भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स कौन पब्लिश करेगा? आप बताएंगे सर नीति आयोग। इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर बात करेंगे कि पहली बार फर्स्ट टाइम एसडीजी इंडेक्स कब पब्लिश हुई थी, लिखेंगे 2018। इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने सबसे पहली बार एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स कब पब्लिश किया था? 2018। इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो दो चीजें आपको याद रखना। सबसे पहली बात कि मध्य प्रदेश में डेट मैं आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश में 12 मई 2023 को एक एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। कौन से एक्शन प्लान की? आप बताएंगे एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब यूनाइटेड नेशन ने भारत को बोला, भारत में जो नीति आयोग है उन्होंने एसडीजी इंडेक्स की बात की, ठीक है ना भैया? तो सभी राज्यों को इंस्ट्रक्शन मिले कि जो भी विकास होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो मध्य प्रदेश में भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। कब हुई? 12 मई 2023 को। और मध्य प्रदेश में जो भोपाल है वो देश का पहला शहर बना जिसने यूनाइटेड नेशन के एसडीजी रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करते चलेंगे। भारत में पहला शहर कौन सा है जहां पर यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें एज इट इज एडॉप्ट किसने किया? भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या बातें क्लियर है सभी को? ये सभी चीजें नोट करते चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 12 मई 2023। और भोपाल देश का पहला शहर है जहां पर यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए रेजोल्यूशन या उद्देश्य पास हुआ, ठीक है ना, एक्सेप्ट किया गया। चलिए यहां तक अगर बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब यहां पर आपको ही पता है कि 17 आपको कौन से गोल मिल गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मिले। उसमें से अब मध्य प्रदेश की हम परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश की परफॉर्मेंस, सबसे पहले तो वो चीज आपको याद होना चाहिए कि सर अगर किसी भी राज्य का स्कोर 0 से लेके 49 तक है, मतलब वो क्या है? परफॉर्मर है। वो क्या कहलाएंगे? परफॉर्मर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परफॉर्मर कहलाएंगे, सॉरी एस्पिरेंट कहलाएंगे। अगर 49 के बाद 50 है, 50 से लेके 64 तक का स्कोर है तो वो परफॉर्मर कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर 65 से लेके 99 तक का स्कोर है तो उन्हें बोलेंगे फ्रंट रनर। और अगर बात करेंगे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर है तो उसे बोलेंगे अचीवर। अब ध्यान से समझेंगे और चीजों को लिखते चलेंगे। गोल नंबर 1 है पॉवर्टी एलिवेशन, या इसी को बोलते हैं गरीबी हटाओ। क्या बोलते हैं? गरीबी हटाओ या गरीबी, ठीक है ना। साथ में लिखेंगे पॉवर्टी एलिवेशन या इसी को बोलते हैं गरीबी। पहला जो उद्देश्य है वो है गरीबी। और मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है? 67। साथ में चीजों को नोट करते चलेंगे। मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है? 67 है, मतलब मध्य प्रदेश गोल नंबर 1 के लिए फ्रंट
फ्रंट रनर की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ऑप्शन नंबर 2, इरेडिकेटिंग हंगर। हंगर मतलब भूखमरी को खत्म करना, भूखमरी को मिटाना। उस गोल नंबर 2 में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है? 48। 48 का मतलब क्या है? 48 का मतलब क्या है? अगर 0 से लेके 49 तक है, मतलब मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आएगा? आप बताएंगे सर एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स, बातें क्लियर है क्या? अगर बात करेंगे हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्कोर कितना है? 56, किस श्रेणी में आएगा? अगर 49 से लेके 64 के बीच में है तो परफॉर्मर की श्रेणी में आएगा। किस श्रेणी में आएगा? परफॉर्मर। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर वो चीज आपको पता है ना कि किसमें कौन सा श्रेणी आएगा स्कोर के आधार पर, तो आपको ये चीजें आसान होगी। अगर बात करेंगे एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब है शिक्षा। शिक्षा की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है? 49, एग्जैक्ट 49 है ना। अगर बात करेंगे 49 का मतलब क्या होता है? एस्पिरेंट। 49 का मतलब होता है एस्पिरेंट्स। अगर बात करेंगे जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी मतलब होता है लिंग समानता या असमानता। अगर जेंडर या लिंग के आधार पर भेदभाव है तो उससे संबंधित इंप्रूवमेंट में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना? 48। 48 मतलब एस्पिरेंट्स। 48 का मतलब होता है एस्पिरेंट्स। अगर बात करेंगे क्लीन वाटर और सैनिटेशन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पेयजल, पीने वाला जो पानी है, उसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? 87। अब 87 मतलब फ्रंट रनर, फ्रंट रनर, फ्रंट रनर। मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? फ्रंट रनर। अगर बात करेंगे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, उसमें मध्य प्रदेश की कितना स्कोर है? 90। 90 मतलब फ्रंट रनर, 90 का मतलब फ्रंट रनर। गुड वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब वर्कर्स के लिए डिसेंट वर्किंग कंडीशन, इस गोल में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है? 64। अब देखिए 64 का मतलब क्या होता है? परफॉर्मर। 64 का मतलब क्या होता है? परफॉर्मर। अब देखेंगे इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कोर कितना है? 39। 39 मतलब क्या होता है? एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स, ठीक है ना। अगर बात करेंगे असमानता की, अदर देन जेंडर इनइक्वलिटी, ठीक है ना, जैसे सामाजिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, तो उसमें कितना स्कोर है? 54। 54 का मतलब क्या होता है? दिस इज द परफॉर्मर। 54 मतलब परफॉर्मर। अगर बात करेंगे सस्टेनेबल अर्बन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, स्कोर कितना है? 86। 86 का मतलब होता है फ्रंट रनर, फ्रंट रनर। अगर बात करेंगे सस्टेनेबल, अच्छा, कंज्यूम एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिली, स्कोर कितना है? 92। 92 मतलब फ्रंट रनर है। अब देखेंगे क्लाइमेट चेंज, कितना स्कोर है? 63। क्लाइमेट चेंज में स्कोर कितना है? 63 मतलब 63 का मतलब है परफॉर्मर। 63 का मतलब क्या है? परफॉर्मर। अगर बात करेंगे लाइफ ऑन लैंड, स्कोर कितना है? 90। 90 मतलब फ्रंट रनर, फ्रंट रनर। अगर बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड जस्टिस, तो स्कोर कितना है? 73। 73 मतलब फ्रंट रनर। क्या बातें क्लियर है? अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो कितना है? 67। ये चीज आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की ओवरऑल स्कोर कितना है? आप बताएंगे सर 67। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर स्कोर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का भारत में 11 पोजीशन है, एसडीजी इंडेक्स में 11वीं है। पहले नंबर पर कौन है? फर्स्ट कौन है? लिखेंगे केरल। एसडीजी इंडेक्स में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? आप बताएंगे केरल। चीजों को एज इट इज आपको नोट करना है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है? 67। और कौन सी पोजीशन है देश में? 11th, ठीक है। चीजों को नोट करते चलेंगे, चीजों को नोट करते चलेंगे। और ये जो उद्देश्य है आगे पीछे नहीं करना, एज इट इज आपको याद होना चाहिए कि पहले नंबर पर पॉवर्टी है,
दूसरे में भुखमरी है, तीसरे में स्वास्थ्य है, चौथे में शिक्षा है, पांचवें में लिंग असमानता है। तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है ना, बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में आखिर एसडीजी की क्या पोजीशन है, एक एक करके हर एक चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे, पहला पॉइंट एमपी का स्कोर कितना है, आप बताएंगे सर ओवरऑल 67 है। कितना है ओवरऑल, कितना है 67 है। मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है 67 या 67 है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में गरीबी के लिए एक डेटा आपको याद रखना है, 1.36 जो करोड़ लोग हैं उन्हें बीपीएल से अपलिफ्ट किया गया। मतलब इस साल मध्य प्रदेश में जो गरीबी, पॉवर्टी हमारा कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, पहला, तो मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ लोगों को बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लेवल है उससे ऊपर या अपलिफ्टमेंट किया गया। बातें क्लियर है क्या, या गरीबी से मुक्त किया गया या गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया। बात क्लियर है क्या, ये डेटा, हर एक डेटा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हैं 1.36 करोड़। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे 98.87% ऑफ बेनिफिशरी जो भी 98.8% हितग्राही होते हैं, बेनिफिशरी को बोलते हैं हितग्राही, ठीक है ना। ये पीडीएस हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मतलब मध्य प्रदेश में भूखमरी की बात करें तो सबसे बड़ी जो योजना है हंगर एरेडिकेशन की, वो है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके तहत 98.87% हितग्राहियों को लाभ हुआ है। बात क्लियर है क्या बातें क्लियर है। ये सभी डेटा इंपॉर्टेंट है और नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किए गए हैं। अगर बात करें हेल्थ की बात करेंगे तो पिछले साल में लगभग 94.48% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब जो संस्थागत प्रसव हिंदी में बोलते हैं संस्थागत प्रसव, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, ठीक है ना, शिशु मृत्यु दर है और मातृत्व मृत्यु दर है, मदर या बोल सकते हैं मॉर्टेलिटी रेट, वो कम हुआ है। मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। अगर बात करेंगे पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट शिक्षा, एजुकेशन, या पहले बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन मतलब होता है टीकाकरण, ठीक है। तो लिखेंगे 93.1% मतलब 93.1%, ठीक है ना। जो भी बच्चे हैं 0 से लेके 11 महीने तक के, उनमें 93% या 93% वैक्सीनेशन किया गया। तो देख सकते हैं कि यहां पर 1.36 लोगों को गरीबी से ऊपर लाया गया। दूसरा, हितग्राही की बात करेंगे तो लगभग पीडीएस में 98.87% लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसव की, तो उसका कितना प्रतिशत है 94.48%। शिशु मृत्यु दर या इसी को बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर में कमी देखी गई। अगर बात करेंगे वैक्सीनेशन, ठीक है ना, टीकाकरण, तो 93.1% रहा है। 0 से 11 महीने तक के जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनमें वैक्सीनेशन का कितना प्रतिशत है 93.1%। ये जितने भी डेटा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एज इट इज आपको याद रखते हैं। चलिए आगे लिखेंगे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। मध्य प्रदेश में 100% विद्युतीकरण हुआ है। 100% विद्युतीकरण हुआ है, मतलब जो क्लीन एनर्जी हमारा उद्देश्य है ना, गोल नंबर 6, ठीक है ना, वो पूरा किया गया। आगे लिखेंगे
फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब आपको ही पता है कि जो महिलाएं हैं वो जनरली पहले उनके अकाउंट्स नहीं होते थे, वो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाती थी, इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन से सबसे बड़ी योजना भारत में शुरू की गई। कौन सी? जहां पर नो फ्रिल्स अकाउंट, जीरो खाता वाला, ठीक है ना, जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खोलने की एक योजना थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत बढ़ावा मिला। और मध्य प्रदेश में फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेशली अगर बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की, तो वो कितना है? 55.5%। इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन यहां पर याद रखने के लिए ना आप दिमाग में रख लीजिए जनधन योजना, जनधन योजना, क्योंकि अब सरकार क्या करती है? डायरेक्ट बेनिफिट करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है कि सीधा जो भी सब्सिडी है, जो भी आपकी सहायता राशि है, वो आपके खाते में डायरेक्टली आएगी, मतलब किसी भी मिडिल मैन के पास नहीं जाएगी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन देखेंगे 55.5%, स्पेशली फॉर द वुमेन, ठीक है। अगर बात करेंगे कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2000, मतलब आज ही के दिन 25 दिसंबर 2000 को देश की सबसे बड़ी योजना जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना के तहत लगभग 99.8% गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया। कितने प्रतिशत गांवों को? 99.8%, मतलब लगभग हर एक गांव अब मुख्य सड़क से जुड़ चुका है। और ये कौन सी सबसे बड़ी योजना का एक हिस्सा है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर वर्ष 2000, ठीक है ना। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी आज जयंती है, सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है। लिखेंगे एमपी में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है, कहां पर? पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूट या पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है? लिखेंगे 50%। कितना है? 50%। साथ में चीजों को नोट करते चलेंगे, ठीक है ना, 50%। फिर लिखेंगे इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में कितना है जो सेटअप है? लिखेंगे 98.4%। तो ये सब चीजें परफॉर्मेंस है मध्य प्रदेश की। अगर बात करेंगे फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कितना है? 25.14% फॉरेस्ट कवर। क्या बातें क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें तो नीति आयोग की जो एसडीजी इंडेक्स है, उसमें से मध्य प्रदेश का ओवरऑल स्कोर कितना रहा? 67। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश में 1.36% लोगों को गरीबी स्तर से ऊपर उठाया गया, ठीक है ना। याद रखेंगे ये जो डेटा है ना, वो प्रीलिम्स में तो काम में आएगा ही, साथ में जब भी आप मेंस के लिए जाएंगे ना, तो ये डेटा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। फिर देख सकते हैं कि लगभग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 98.87% हितग्राहियों को लाभ मिला। अगर बात करेंगे संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो उसका क्या रेशियो रहा? 94.48%। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो कितना रहा? 93.1%। अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन, तो वो कितना हो चुका है? लगभग 100%। मतलब हर एक गांव, हर एक जगह अब इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युतीकरण हो चुका है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें महिलाओं की, तो लगभग 55.5% महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले गए। ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो हर एक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा गया, और यहां पर लगभग 99.98, ये सभी डेटा इंपॉर्टेंट है। लगभग 99.98 जो गांव हैं उन्हें ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ दिया गया। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश में महिलाओं के पार्टिसिपेशन की, तो वो कितना है? 50%। कितना है? 50%। अगर बात करेंगे इको फ्रेंडली जो इंडस्ट्रीज हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्रीज हैं, वो कितनी है? 98.4%।
अगर फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे मध्य प्रदेश में, वन आच्छादित क्षेत्र, वो कितना है 25.14%। तो ये सभी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चीजों को डायरेक्टली नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने वो सभी चीजें देखी कि आखिर मध्य प्रदेश का क्या स्कोर रहा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का क्या स्कोर रहा, ठीक है ना, कौन से गोल में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना था, मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या थी, परफॉर्मर थे, एस्पिरेंट थे। अब यहां पर देखिए, जो मेरे हिसाब से जो सिक्स सेंस है, आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा स्कोर रहा। आप देख पा रहे हैं 92 किसके लिए है, कंज्यूम एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल, मतलब आपका जो कंजम्पशन है और आपका जो प्रोडक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेबल नहीं होना चाहिए कि खूब सारा कंजम्पशन कर रहे हो या खूब सारा प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है ना। कंजम्पशन और प्रोडक्शन बोल सकते हैं साइमल्टेनियसली मैच होना चाहिए, ठीक है ना, जितनी जरूरत है उतना ही ज्यादा उत्पादन हो। इस मामले में या इस उद्देश्य में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है 92, मतलब सॉरी स्कोर कितना है 92, और फ्रंट रनर की श्रेणी में है मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर बात करेंगे सबसे कम कहां पर है 39, जो मैं देख पा रहा हूं सबसे कम कहां पर है 39, और 39 मतलब इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। मध्य प्रदेश अभी भी उद्योग और नवाचार, साथ में अधोसंरचना, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे कम है, और स्कोर कितना है 39 का मतलब होता है एस्पिरेंट। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है कि गोल नंबर 9 यहां पर सबसे पुअर परफॉर्मेंस है मध्य प्रदेश की, और गोल नंबर 12 में सबसे अच्छी है। तो ये चीज भी दिमाग में बैठा के रखना है। कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बता दी कि सर सबसे पहले दो चीजें आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी है 67, ठीक है ना। सबसे पुअर कहां पर है, सबसे पुअर कहां पर है, आप बताएंगे सर गोल नंबर 9, दैट इज इंडस्ट्री, इनोवेशन, नवाचार, इंडस्ट्री, इनोवेशन, और क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें स्कोर कितना है 39, कितना है 39 का मतलब क्या है कि यहां पर मध्य प्रदेश एस्पिरेंट की श्रेणी में है, ठीक है। अगर बात करेंगे सबसे अच्छी, वेरी गुड बोल सकते हैं, या बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो है गोल नंबर 12। गोल नंबर 12 का मतलब क्या है, कंजम्पशन और साथ में जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, वो कितना है रिस्पॉन्सिबल है। कैसा है, रिस्पॉन्सिबल मतलब जितनी जरूरत है उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, और यहां पर मध्य प्रदेश का स्कोर आपको याद रखना है 92। क्या बातें क्लियर है? तो अगर पूरी टेबल नहीं याद कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट इतनी चीजें याद हो कि मध्य प्रदेश का ओवरऑल स्कोर क्या है एसडीजी इंडेक्स में आप बताएंगे सर 67, जिसमें से सबसे कम परफॉर्मेंस है 39, गोल नंबर 9 जो कि इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, और सबसे अच्छा स्कोर कहां पर रहा 92, गोल नंबर 12। इंपॉर्टेंट है, सभी चीज लोग नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। क्लियर है क्या सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़े उसके पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है राव अकेडमी भोपाल की तरफ से। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है। देखिए घर बैठे भी नंबर पर कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, देख सकते हैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं राव अकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, जैसे बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। जो भी करना है, देखिए कभी भी जीवन में ना सोचना नहीं है, देरी मत करना, क्योंकि जब तक आप सोच रहे हो ना
जब तक आप लेट कर रहे हो ना तब तक आपसे कोई आगे निकल चुका हुआ होता है, ठीक है ना। तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी फिलहाल अनाउंसमेंट है राव अकेडमी की तरफ से वो ये है, राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो इस बार कोड का उपयोग करके या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना है राव अकेडमी और ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होने वाली हैं वो इसी एप्लीकेशन पर होंगी, ठीक है ना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां से भी जुड़ करके आप राव अकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की जो क्लास है ना वो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ठीक है ना, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड मध्य प्रदेश में जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, नीति आयोग की है। तो नीति आयोग परफॉर्मेंस इंडेक्स हर साल पब्लिश करती है, ठीक है ना। तो उस इंडेक्स को हमने देखा कि मध्य प्रदेश की क्या परफॉर्मेंस रही, किस गोल में कितना मध्य प्रदेश ने स्कोर किया, सबसे ज्यादा, सबसे कम, और अगर ओवरऑल बात करें स्कोर की तो 67 रहा। फिर मध्य प्रदेश की तरफ से जो डेटा हुआ कि कितना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ, ठीक है ना, हेल्थ की क्या कंडीशन है, कितना प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खोले गए, कितने लोगों को पीडीएस का स्कीम का लाभ मिला, तो वो सब चीजें हमने देखा। जो भी मैंने आपको यहाँ पर डेटा बताया है ना वो टू द पॉइंट है और एग्जाम में पूछने लायक है। इवन अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो एमपीपीएससी में डेटा से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।